तारीख 2 अप्रैल साल 1979। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में कैद थे। वो कई दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे। उन्हें कत्ल के सिलसिले में मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा था कि उन्हें फांसी कब दी जाएगी। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं, 2 अप्रैल को फौज ने उन्हें अपनी मां के साथ जेल बुलाया ताकि वो अपने पिता से मुलाकात कर सकें। बेनज़ीर को पता चल चुका था कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी जा रही है। उन्होंने उस दिन खराब तबीयत का बहाना बनाकर अगले दिन जेल आने को कह दिया। उन्होंने एक खत लिखकर अपनी दोस्त को दिया और कहा कि वो मीडिया को बता दें कि उनके पिता को फांसी होने वाली है। अपने इस खत में बेनज़ीर ने पाकिस्तान की आवाम से भी फांसी का विरोध करने का अनुरोध किया था। उस समय पाकिस्तान में ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। पाकिस्तान की मीडिया ज़िया के कंट्रोल में थी। अखबारों में भी भुट्टो के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था। उन दिनों अखबार लिख रहे थे कि कैसे भुट्टो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने विदेशी ताकतों से साठगांठ कर ली है और वो पाकिस्तान को बेच देंगे। 3 अप्रैल को बेनज़ीर अपनी मां नज़ीर भुट्टो के साथ अपने पिता से मिलने जेल गई। बेनज़ीर लिखती हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जेलर से पूछा, क्या ये आखिरी मुलाकात है? जेलर ने कहा, हाँ, ये आखिरी मुलाकात है। 3 अप्रैल को बेनज़ीर ने अपने पिता से आखिरी मुलाकात की। 4 अप्रैल को भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। साल 2011 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भुट्टो को दी गई फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी। इस पर कई दौर की सुनवाई भी हुई। पर आज हम आपको ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया था। तो आज के शो में हम जानेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो पर मुकदमे का इतिहास क्या है, आसिफ अली जरदारी भुट्टो का केस सुप्रीम कोर्ट क्यों ले गए और इसका पाकिस्तान के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। ये बात है साल 1974 की, जब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पीएम थे। 10 और 11 नवंबर की दरमियानी रात लाहौर के शादमान कॉलोनी से एक कार निकली। उस कार में पाकिस्तानी नेता अहमद रजा कसूरी अपने परिवार के साथ एक शादी में शामिल होने जा रहे थे। अहमद रजा कसूरी कार चला रहे थे और बगल की सीट में उनके पिता अहमद खान कसूरी बैठे थे। कॉलोनी से कुछ दूर निकलते ही गाड़ी पर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। अहमद रजा कसूरी ने गाड़ी तेज की, लेकिन तब तक गोली उनके पिता अहमद खान कसूरी के जिस्म में दाखिल हो चुकी थी। वो खून से लथपथ थे। उन्हें फौरन यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कसूरी के पीछे पीछे पुलिस का एक काफिला भी अस्पताल पहुंचा। पुलिस के आला अधिकारियों ने कसूरी से पूछा, आपको किस पर शक है? इस पर कसूरी ने कहा, प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो। पुलिस के अधिकारी चौंक गए। उन्होंने कसूरी से वापस यही सवाल पूछा। इस पर कसूरी ने जवाब दिया, भुट्टो ने ही ये कत्ल करवाया है। वो मुझ पर पहले भी कई हमले करवा चुके हैं, जिम्मेदार वही हैं, FIR उन्हीं के नाम पर लिखिए। जब ये तमाशा चल रहा था, उसी रात भुट्टो के पास एक कॉल आई। ये कॉल पाकिस्तान के फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल मसूद महमूद की थी। मसूद ने भुट्टो को अहमद रजा कसूरी के पिता की हत्या की खबर दी, जिस सुनते ही भुट्टो के होश उड़ गए। पर अब तक इचरा पुलिस स्टेशन में भुट्टो के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी थी। यही FIR आने वाले समय में भुट्टो को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाली थी। अपने पिता की हत्या के 9 दिन बाद अहमद रजा कसूरी 20 नवंबर को नेशनल असेंबली में उपस्थित हुए। वो अपने साथ एक छोटी बोतल लेकर आए। इस बोतल में उनके पिता का खून था। बोतल के साथ वो अपने पिता की खून से सनी शर्ट भी लेकर आए थे। वो संसद को पैगाम देने आए थे कि उनके पिता की हत्या में PM शामिल हैं। उन्होंने संसद में उस दौरान कहा था, संसद के सदस्यों पर जो जानलेवा हमले किए जा रहे हैं उनका पर्दाफाश किया जाएगा। पर भुट्टो और कसूरी के बीच दुश्मनी की क्या वजह थी? कसूरी पहले भुट्टो के वफादारों में से एक थे। उन्होंने कैम्ब्रिज से कानून की पढ़ाई की थी। मुल्क वापस लौटे तो वकील बन गए। कुछ समय बाद भुट्टो ने जनरल अयूब खान की सरकार से इस्तीफा दे दिया। भुट्टो एक अच्छे वक्ता थे। कसूरी उनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भुट्टो की नई नवेली पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे वो भुट्टो के करीब आए। भुट्टो भी कसूरी के काम से इम्प्रेस हुए। उन्होंने कसूरी को पार्टी सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना दिया। 1970 में कसूरी ने पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और लाहौर सीट से जीतकर संसद पहुंच गए। सियासत के पहले कसूरी को पाकिस्तान के सबसे अच्छे वकीलों में गिना जाता था। कसूरी एक आदर्शवादी इंसान थे। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने साल 2013 में इन पर मैगजीन का एक अंश प्रकाशित किया था। उसके मुताबिक मसूरी का
भुट्टो से जल्द मोहभंग होने लगा, वो उनकी सियासत से खुद को अलग करने लगे। वो भुट्टो के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने 1973 में पाकिस्तान के संविधान पर साइन तक नहीं किए, क्योंकि ये सब भुट्टो की सदारत में किया जा रहा था। पाकिस्तान का संविधान उसकी आज़ादी के 23 साल बाद प्रभाव में आया था। कुछ समय बाद कसूरी पीपीपी से अलग हो गए और असगर खान की पार्टी ज्वाइन कर ली, जो उस समय विपक्ष में थी। उसके बाद कई बार कसूरी और भुट्टो आमने सामने आते रहे। 1974 में उनके पिता की हत्या के बाद ये दुश्मनी और बढ़ गई। जैसा हमने पहले बताया, वो इसके पीछे भुट्टो की साजिश बताते। भुट्टो के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी थी, लेकिन भुट्टो ने मामला दबा दिया। फिर आया साल 1977। 4 जुलाई के दिन जिया उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, सत्ता अपने हाथ में ले ली। देश में मार्शल लॉ लगाया गया। तख्ता पलट के बाद जिया को भुट्टो के खिलाफ FIR की कॉपी हाथ लगी। जिया ने मामला दोबारा खोल दिया। मार्शल लॉ लागू होने के तुरंत बाद जिया ने भुट्टो की बनाई हुई पैरामिलिट्री फोर्स पर जांच बिठाई। भुट्टो ने फोर्स 1972 में बनाई थी, जब वो देश के राष्ट्रपति थे। इसका काम जनता के चुने गए प्रतिनिधियों की सुरक्षा करना था। भुट्टो पर आरोप था कि उन्होंने इसका इस्तेमाल कर हत्या और अपहरण करवाए। इन्हीं आरोपों के चलते जिया ने भुट्टो को गिरफ्तार करवा लिया। इसी दौरान लाहौर हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की गई और मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, जो जनरल जिया उल हक के करीबी थे। 2 मार्च 1978 को मुकदमा पूरा हुआ और 18 मार्च को केस का फैसला सुनाया गया, जिसमें हाईकोर्ट के 5 जजों ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर मसूद महमूद के साथ मिलकर अहमद रजा कसूरी की हत्या की साजिश की थी और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हमले में ही उनके पिता मोहम्मद अहमद खान कसूरी की मौत हुई थी। भुट्टो को इसी मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां 9 जज थे। एक जज जुलाई 1978 में रिटायर हो गए और एक जज को बीमारी के कारण छुट्टी पर भेज दिया गया। बचे 7 जजों ने फरवरी 1979 को इस अपील पर फैसला सुनाया। 7 में से 4 जजों ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जबकि 3 ने जुल्फिकार अली भुट्टो को आरोपों से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, जिसकी कहानी हमने आपको शुरुआत में बताई। भुट्टो की फांसी के लगभग 32 साल बाद 2 अप्रैल 2011 को आसिफ अली जरदारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जरदारी ने कोर्ट से भुट्टो की फांसी पर राय मांगी। मामला चलता रहा। कुल 7 बार सुनवाई हुई, लेकिन लंबे समय तक कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं दी। अब जाकर कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले में निष्पक्ष सुनवाई की शर्त पूरी नहीं की गई। चीफ जस्टिस ईसा ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई अपील पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल 4 और 9 के मुताबिक नहीं की गई थी। कोर्ट के फैसला सुनाते वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो के नाती बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोर्ट रूम में मौजूद थे और वो वहां रो रहे थे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, एक ऐतिहासिक गलती को ठीक करना संभव नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करके एक नया इतिहास बना है। ये तो हुई जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी की कहानी। अब एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ चलते हैं। हमने मामले को विस्तार से समझने के लिए 3 जानकारों से संपर्क किया। पहले जानकार पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार एजाज सैयद हैं। दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर सरल शर्मा। तीसरे हैं पाकिस्तान के सीनियर लॉयर सलाउद्दीन। हमने जानकारों से पूछा, जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में क्या लूप होल्स थे, अदालत ने मिस ट्रायल का फैसला किन चीजों को ध्यान में रखते हुए दिया। इस तरह इंडिया में भी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास कि वो रेफरेंस भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास टू आस्क अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन अबाउट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो उसी तरह पाकिस्तान के भी आइन में ये पावर है। तो उन्होंने ये रेफरेंस भेजी कि आया, उसमें 5 सवालात थे, बट बेसिकली सम ऑफ इट वाज कि आया जो भुट्टो की जो ट्रायल थी और कन्विक्शन थी और अपील की प्रोसीडिंग्स थी, उसमें वाज देयर अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, वाज ही गिवन अ फेयर ट्रायल, were the trials affected by bias of the judges। उसका एक बेसिक बैकग्राउंड ये था कि उसके अव्वल तो ट्रायल के दौरान भी ये भुट्टो की तरफ से कई दरखास्तें की गई थी कि लाहौर हाई कोर्ट में जो ट्रायल हुई थी उसमें जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के उस जमाने के जस्टिस मौलवी मुश्ताक, वो बायस्ड हैं क्योंकि उनको भुट्टो साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर सुपरसीड किया था, चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था। तो और उनका जो रवैया था ट्रायल में, उनको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस नहीं दी गई थी।
तो ये उस वक्त भी ऑब्जेक्शंस थी, और नेचुरली क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था पूरे मुल्क में, तो एक तासुर था कि ये जो ट्रायल और अपील की प्रोसीडिंग्स हैं, इसमें जुडिशरी ने इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं किया, बल्कि मार्शल लॉ अथॉरिटीज के दबाव में किया है। उसके बाद उसके कोई 20 साल बाद एक जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उस बेंच का हिस्सा थे, नसीम हसन शाह साहब। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, और उसके बाद उन्होंने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था, और उस किताब में उन्होंने कुछ वाक़ये बताए थे, जिससे ये वाज़ेह होता था कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी तरफ एक बहुत उनके हवाले से कि उनका एक बहुत पर्सनल इंटरेस्ट था केस में। वो इवन आफ्टर ही हैड डिसाइडेड द केस, वो अपील के लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट जजेस के पास, इंक्लूडिंग नसीम हसन शाह साहब, उनके पास गए कि आप ये केस सुने। तो इट शोड सम काइंड ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट इन द केस। दूसरा, उन्होंने कुछ ऐसी बात की थी कि जजेस के ऊपर बहुत दबाव था जिस वक्त उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी बहुत दबाव था जिस वक्त उन्होंने भुट्टो को फांसी दी थी, उसको अपहोल्ड किया था। और उन्होंने कहा कि मेरी जाती राय में तो उनको फांसी नहीं होनी चाहिए थी, मगर मेरी कुछ कमजोरी थी, और इस किस्म की उन्होंने बातें की। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में फिर एक तो गवर्नमेंट ने रेफरेंस दिया, और वो पिछले 7-8 साल से वो केस पेंडिंग था, 8-10 साल से। तो अब उसमें फाइनली डिटेल्ड हियरिंग हुई, तमाम अमाइकस क्यूराई ने अपनी सबमिशंस दी, और उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया है कि वो जो ट्रायल थी, वाकई उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिली थी, ड्यू प्रोसेस नहीं मिला था, और वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं थी। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के लगभग 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? इससे पाकिस्तान के इतिहास पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक मर्डर के एलिगेशन में हैंग कर दिया गया था, और वो हैंगिंग हुई थी उस वक्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर है जलजाउल हक, उनके दौर में हुई थी। फिर ये मामला यूं ही चलता रहा। पाकिस्तान के पास या आम लोगों के पास मालूमात नहीं थी कि जजेस वाकई किसी प्रेशर में थे, लेकिन वन ऑफ द जजेस ही गेव एन इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में उन जज साहब ने इस बात का एडमिशन किया कि दे वर प्रेशराइज्ड टू सेंटेंस जुल्फिकार अली भुट्टो टू डेथ, एंड प्रेशर वाज ऑब्वियसली बाय दी देन जो मिलिट्री डिक्टेटर की जो गवर्नमेंट थी, जलजाउल हक साहब की जो हुकूमत थी, उनकी तरफ से वो प्रेशर आया था। इसके बाद पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट हुई, तकरीबन एक दहाई पहले, अबाउट 10-11 years ago, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू का इख्तियार दिया गया। और उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी 2008 से 13 में, उसने एक रेफरेंस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जो जज थे, वन ऑफ द जजेस who was sitting in the bench, उन्होंने एडमिट किया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को प्रेशर दे के उनसे उनको सजा दी गई थी, उनको हैंग किया गया था। तो वो केस जो है वो चलता रहा। उसके बाद हमारे जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस हैं काजी फैजी साहब, इन्होंने उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। ये याद रखने की बात है कि इन्होंने फेयर ट्रायल की बात की कि फेयर ट्रायल जुल्फिकार अली भुट्टो को नहीं मिला, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका असर जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, लेकिन वो एक इमीडिएट असर कोई नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री पे इसका फर्क पड़ना चाहिए। अब पड़ेगा या नहीं, इस पे सवाल इसलिए थोड़े उठ रहे हैं क्योंकि जुडिशरी आज के भी टाइम में ये निष्पक्ष जांच नहीं करने के लिए फेमस है। अगर हम
इमरान खान का ही केस लेंगे अभी, तो काफी सवाल या निशान उठ रहे हैं कि जिस तरीके से और जितनी जल्दी से इमरान खान को इतने सारे उसमें केसेस में जिनकी अच्छे से सुनवाई नहीं हुई उस पे क्या कहते हैं जेल में डाल दिया गया है। और ये भी अटकलें उठ रही हैं कि इमरान खान के साथ आगे क्या होने वाला है, क्या उनको भी फांसी की सजा हो सकती है या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है, वो जेल से कभी बाहर आएंगे या नहीं। तो ये एक प्रेजेंट में जो अभी वर्तमान में जो इसका चल रहा है उसका अगर हम कंपैरिजन करें जो इन्होंने कल अपने एक ऑर्डर दिया है, और अपने आप में एक हिस्टोरिक ऑर्डर है जिसमें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, सारे जजेस ने एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट के कि वो फेयर ट्रायल नहीं था और हमें इससे सीख लेनी चाहिए और आगे हमें ये ऐसे ही ट्रायल रिपीट नहीं करने चाहिए। और जिस ट्रायल हम उनकी बात कर रहे हैं जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और अभी फिलहाल में अगर हम देखें तो नवाज शरीफ के ऊपर भी सवालिया केस लगाए गए, उनको हटाया गया, उसी तरीके से इमरान खान को भी हटाया गया। तो कहना ठीक है, रिटर्न ऑर्डर आया है, भुट्टो फैमिली को एक कह सकते हैं कि उनको एक क्लोजर मिला है 40-45 साल बाद, जिसमें जुडिशल ने एक्सेप्ट किया है। देखें, वैसे तो ऑब्वियसली किसी डेथ सेंटेंस के केस में, किसी मर्डर के केस में अगर सजा एग्जीक्यूट हो चुकी है तो ऑब्वियसली वो किसी शख्स को वापस जिंदा तो किया जा नहीं सकता। कॉन्टेक्स्ट मगर ये था कि माजी की और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो ओपिनियन है उसमें लिखा है कि they have said कि we cannot correct our course going forward unless we own up to and acknowledge our mistakes in the past. और उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने, और ये दुनिया भर में हुआ है, जिस भी आप कई सुप्रीम कोर्ट्स में यूनाइटेड स्टेट्स में देख लें या इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में देख लें, अपना इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले होते हैं तारीख में जो कि गलत होते हैं। उस वक्त किसी ना किसी बायस की वजह से यूएस में स्लेवरी के हवाले से फैसले थे, वर्ल्ड वॉर II में इंटरमेंट ऑफ जापानीज सिटीजन्स के हवाले से थे, इंग्लैंड में एक बड़ा मशहूर केस है लिवरसिज वर्सेस एंडरसन जिसमें गवर्नमेंट को कंप्लीट राइट दे दिया था कि किसी को भी वो इंटर्न कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। इंडिया में कर्फ्यू के हवाले से there have been mistakes made by the court and बड़ा जरूरी होता है अगर कोई गलत कोर्स, बिकॉज नेचुरली कोर्ट्स चलती हैं थ्रू पास्ट प्रेसिडेंट्स, और कहीं अगर कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ हो, कोई इनजस्टिस हुआ हो, कोई कानून को की एक गलत रास्ते पे चल पड़ा हो, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि कोर्ट वो एक्नॉलेज करे जब वो गलती सामने आ जाए, तो वो एक्नॉलेज करे ताकि फ्यूचर में ऐसी गलती, ऑब्वियसली नई गलतियां होती हैं, बट एक कम से कम एक करेक्शन से एक कोर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो करेक्ट होता है। आसिफ अली जरदारी 32 साल बाद 2011 में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसके पीछे उनका मकसद क्या था? जहां तक जरदारी साहब का सवाल है, ही इज ऑब्वियसली भुट्टो साहब के वो सन इन लॉ हैं, बेनजीर भुट्टो साहिबा के, इज हस्बैंड, तो उनका उसी सियासी जमात का भी वो हिस्सा है। तो ऑब्वियसली फॉर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें एक उनका एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के मायने क्या हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद पाकिस्तान की अदलिया में कोई बदलाव आएगा? इमरान खान के जमाने में सेना की छवि पर खासा डेंट पहुंचा, क्या इस फैसले को सेना पर एक और इल्जाम की तरह देखा जाएगा? जी देखें, मैं तो समझता हूँ इस जो फैसले से अपना सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि कई चीजें हैं जुडिशरी की तरफ से, माजी के बहुत सारे फैसले हैं जिनको कम से कम हिस्ट्री ने जज किया है।
और चाहे सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने एक्नॉलेज किया हो या नहीं किया हो, वो कम से कम हिस्ट्री में और पब्लिक आई में वो नेगेटिवली वो कंडेम्ड रही हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर वो एक्नॉलेज करता है तो फिर एक एक्सपेक्टेशन जरूर होती है कि आगे आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इन ये इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल केसेस को ज्यादा इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेगा। और जो एक हिस्टोरिकल पाकिस्तान में रहा है कि मिलिट्री का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है जुडिशियल मामलात में भी, वो चीज कम होगी। अगर वो चीज अगर कम होती है तो फिर उससे ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा स्पेस मिलती है, पॉलिटिकल सिविलियन जो गवर्नमेंट्स हैं और सिविलियन पार्टीज हैं उनके लिए रूम ज्यादा बनती है आपकी बॉडी पॉलिटिक में। तो मैं समझता हूँ ऑल इन ऑल ऑब्वियसली इसको उसमें भी देखना चाहिए कि ये जो करेक्शन है ये 40 साल बाद आई है, मगर व्हेनेवर इट कम्स इट इज वेलकम और उससे डेफिनेटली एक पॉलिटिकल जो और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में बेहतरी आएगी। देखिए, पाकिस्तान की अदलिया पर इसके फौरी असरात मुरतब नहीं होने जा रहे। पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें काफी लूप होल्स पाए जाते हैं। इंडिया में भी इस तरह के लूप होल्स पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया ने विद द पैसेज ऑफ टाइम एक कंटिन्यूटी रही आपके यहाँ डेमोक्रेसी की, उसकी वजह से बड़े चैलेंजेस नहीं आए। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी नहीं रही, जिसकी वजह से बड़े चैलेंजेस आए। तो जो जुडिशियल सिस्टम है वो पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी से भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम। ये ऐसा नहीं है कि आप बटन दबाएंगे तो चीजें चेंज हो जाएंगी या कोई एक फैसला करेंगे तो सारी अदलिया ठीक हो जाएगी। इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और अब अमेरिका से एक अपडेट जान लीजिए। पहले ये क्लिप सुनिए। I am filled with the gratitude for the outpouring of support we've received from all across our great country. But the time has now come to suspend my campaign. I said I wanted Americans to have their voices heard. I have done that. I have no regrets. And although I will no longer be a candidate, I will not stop using my voice for the things I believe in. ये थी रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली, जिन्होंने 6 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव की रेस से अपना नाम वापस ले लिया। हेली प्राइमरी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे रही थी। प्राइमरी इलेक्शन पार्टियों का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुनने के लिए कराया जाता है। हर एक राज्य का अपना अपना प्रोसेस है। प्रोसेस के हिसाब से उम्मीदवारों को डेलीगेट्स अलॉट किए जाते हैं। ये डेलीगेट्स पार्टी की राष्ट्रीय बैठक में वोट करते हैं। इसको नेशनल कन्वेंशन बोलते हैं। इसमें जीतने वाले कैंडिडेट फाइनल इलेक्शन में जाते हैं। इस बार राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को होने वाला है। प्राइमरी इलेक्शन का प्रोसेस हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, 5 मार्च 2024 को प्राइमरी इलेक्शन का मेगा एपिसोड था। इसको सुपर ट्यूसडे भी कहते हैं। इस दिन 50 में से 15 राज्यों में वोटिंग हुई। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों के लिए नतीजा क्या रहा? डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी में जो बाइडेन ने क्लीन स्वीप किया, जबकि रिपब्लिकन पार्टी की प्राइमरी में ट्रंप ने 14 राज्य जीते। सिर्फ एक राज्य निकी हेली के हिस्से गया। इसके बाद हेली ने प्रेसिडेंशियल कैंपेन खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने ट्रंप को समर्थन देने से मना कर दिया। बोली कि उनके समर्थकों का वोट पाने के लिए ट्रंप को मेहनत करनी होगी। हेली के जाने के बाद ट्रंप के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं बची है। वो रिपब्लिकन पार्टी का टिकट हासिल करने के बिल्कुल करीब हैं। औपचारिक मोहर के लिए उनको 1215 डेलीगेट्स का सपोर्ट चाहिए। सुपर ट्यूसडे के बाद उनके खाते में 1044 डेलीगेट्स हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर हेली थी, उनके खाते में सिर्फ 89 वोट्स थे। डेमोक्रेटिक पार्टी में सीन क्या है? वहां नॉमिनेशन के लिए 1968 वोट्स चाहिए। जो बाइडेन को 1527 डेलीगेट्स मिल चुके हैं। तो सुपर ट्यूसडे का हासिल क्या रहा? कई राज्यों में ट्रंप ने भारी बढ़त के साथ जीत हासिल की, लेकिन कुछ जगहों पर हेली ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। वहां हार जीत का अंतर काफी कम रहा। हेली को वोट करने वालों में अधिकतर ऐसे हैं जो ट्रंप की नीतियों का समर्थन नहीं करते। देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप बनाम बाइडेन में वे किसको चुनते हैं। जो बाइडेन के लिए भी रहा बहुत आसान नहीं है। इजराइल को सपोर्ट करने की वजह से अमेरिका में उनका काफी विरोध हो रहा है। इसका असर सुपर ट्यूसडे में भी दिखाई दिया। कई राज्यों में हजारों वोटर्स ने बाइडेन के बजाय अनकमिटेड का ऑप्शन चुना। अनकमिटेड मतलब किसी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करते, जैसे हमारे यहाँ नन ऑफ द अबव नोटा होता है। और क्या हो रहा है अमेरिका में? डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को टीवी डिबेट की चुनौती दी है। बाइडेन की तरफ से बयान आया, ट्रंप अटेंशन के भूखे हैं। अभी तक दोनों के बीच कोई डिबेट
फिक्स नहीं हो पाई है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।